इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में IUI, IVF, ICSI ये तीनों ट्रीटमेंट में टैबलेट्स तो दिए जाते हैं पर साथ में बहुत बार इंजेक्शंस लगते हैं। ये हार्मोनल इंजेक्शंस है जिसको गोनाडोट्रोपिन बोला जाता है। तो ये गोनाडोट्रोपिन का रोल क्या है? इसमें FSH और HMG करके यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ह्यूमन मेनोपॉजल गोनाडोट्रोपिन करके हार्मोन्स आते हैं जो कि अपने नेचुरल ह्यूमन ब्रेन से सिक्रेट होते हैं और फिर इससे फॉलिकल यानी अंडे का साइज बढ़ता है और साथ में उसमें अंडे की मैच्योरिटी भी होती है। तो ये जो इंजेक्शन दिए जाते हैं FSH, HMG या SCG, ये इंजेक्शंस IVF या ICSI में या IUI में कब, क्यों और कैसे दिए जाते हैं, ये तीनों चीज़ें मालूम होना जरूरी है। तो रूटीनली IUI में कब दिए जाते हैं? जब PCO पेशेंट्स हैं या पेशेंट जिनका अंडे बनने की कैपेसिटी कम है, जिनके गोलियों से अंडे बढ़े नहीं, तो इनको फिर हम 3 to 5 इंजेक्शंस देते हैं। या IUI या IVF या ICSI के पेशेंट्स में पेशेंट को एगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल किया जाता है। तो ऐसे केसेस में डेली इंजेक्शंस लगते हैं। ये डेली इंजेक्शंस क्यों लगते हैं? क्योंकि उनका गोनाडोट्रोपिन लेवल है HMG या FSH का लेवल कंटिन्यूसली 24 आवर्स के बाद कम हो जाता है। तो वह नॉर्मल रहना चाहिए ताकि अपना बीच में उसका ड्रॉप नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर फॉलिकल्स का साइज कम हो जाता है या बढ़ता नहीं। इसलिए डेली ही ये इंजेक्शन 12 से 15 दिन लगते हैं। तो एक विशिष्ट टाइम पे ही ये इंजेक्शन दिए जाते हैं। जैसे अगर सुबह दे रहे हो तुम तो 9 से 10 के बीच में या 10 से 11 के बीच में या कोई भी टाइम तुम पकड़ लो, वही टाइम पे रोज लेना है ताकि वो गोनाडोट्रोपिन या हार्मोन की लेवल अपने शरीर में बराबर लगातार लगी रहे। सेकेंड थिंग, एकदम उसका लेवल ड्रॉप ना हो। दूसरी बात है, ये इंजेक्शन एक तो सबक्यूटेनियस दिए जाते हैं यानी चमड़ी के नीचे दिए जा सकते हैं यानी नाभि के नीचे, या अपने मांडी पे दिए जा सकते हैं, या तुम ऐसा कर सकते हो कि ये इंट्रामस्कुलर है, कमर में भी ले सकते हैं। इसके 2 तरीके हैं। तो इसमें 3 टाइप्स के इंजेक्शन है। एक तो यूरिनरी इंजेक्शन है, दूसरे की कुछ मेनोपॉजल यूरिन से बनाए जाते हैं, या दूसरे हैं वो है हाईली प्यूरिफाइड गोनाडोट्रोपिन बोले जाते हैं, तो इसमें बिल्कुल ही इम्प्योरिटीज कम रहती। लास्ट बट नॉट लीस्ट रिकॉम्बिनेंट इंजेक्शंस, तो ये रिकॉम्बिनेंट 99% प्योर रहते हैं। तो ये सभी इंजेक्शन का इफेक्ट कम ज़्यादा 5-10% कम ज़्यादा रहता है या 10-20% कम आता है। पर सभी से जनरली अगर स्टैंडर्ड कंपनी के लिए टाइम पे इंजेक्शन रोज लिए और बराबर डोज में लिए तो डेफिनेटली पेशेंट्स को अंडे बनने की कैपेसिटी बढ़ जाती है पेशेंट की, और फिर इनका पेशेंट्स का फॉलिकुलर मॉनिटरिंग होता है इंजेक्शन देने के बाद, ताकि ये इंजेक्शन से अंडे बढ़ रहे कि नहीं और सिंक्रनी में यानी सभी के दोनों अंडाकोश में बराबर अंडे बढ़ रहे कि नहीं ये मालूम हो जाता है। तो इसीलिए हम एवरी 4 डेज या 5th to 6th डे सोनोग्राफी की जाती है, अंडे बढ़ रहे कि नहीं देखा जाता है। ये इंजेक्शन पेनफुल है क्या? तो जनरली थोड़ा सा चिमटी बैठी जैसा लगता है पर इतने पेनफुल नहीं है ये इंजेक्शंस, और इसका ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट बोले तो इसमें जब अपन इंजेक्शन तुरंत देते हैं तो कुछ इंजेक्शन में रिएक्शंस आती है, जैसे कि रेडनेस आना या बॉडी पे रेडनेस आना, वॉमिटिंग होना, नौशा, ऐसी कोई भी चीज़ें ये इंजेक्शंस में नहीं है। सिर्फ ये इंजेक्शंस में थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट ये रहता है कि कभी कभी इनमें पेट में पानी भर सकता है, पर ये ओवरकम कर सकते हैं हम हाई प्रोटीन डाइट लेके। तो इसीलिए इंजेक्शंस टाइम पे लेना चाहिए स्टैंडर्ड कंपनी के, और जो डोज डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया आपके गायनेकोलॉजिस्ट ने वही डोज में लेना चाहिए, ताकि वो सिंक्रनी में या सभी फॉलिकल्स या अंडे लगातार सेम साइज में बढ़े और उसका असर भी अच्छा हो और अपने को IVF के रिजल्ट्स भी अच्छे मिले। तो इसीलिए इंजेक्शन रूटीनली फ्रीज में रखे जाते हैं 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और फ्रीज के दरवाजे में नहीं और फ्रीजर में भी नहीं, दरवाजे जहाँ अपन सब्जी रखते हैं वो जगह रखे जाते हैं ताकि उसका टेम्परेचर मेंटेन हो। अगर पेशेंट ट्रैवल कर रहा है लॉन्ग डिस्टेंस पे तो उसको कूल बैग में पैक किया जाता है ताकि उसका अंदर का जो है सॉल्वेंट वो खराब ना हो, और पाउडर भी लाइफलाइज पाउडर जो है वो खराब ना हो। तो ऐसे केसेस में फिर ये इंजेक्शन वही टेम्परेचर मेंटेन करके घर लिए जा सकते हैं। 8 घंटे तक कूल पैक खराब नहीं होते हैं। तो हम जनरली एडवाइस करते हैं पेशेंट को ये 2 to 8 डिग्री सेल्सियस में आप मेंटेन करिएगा फ्रीज में, ताकि बाहर रख के उसमें उसकी पोटेंसी या उसकी गुणवत्ता कम ना हो। तो इसलिए पेशेंट ने कब लेना, कैसे लेना, क्यों लेना, ये सभी चीज़ की जानकारी रखनी चाहिए ताकि आपको बेस्ट IVF और ICSI में रिजल्ट मिले। धन्यवाद।